अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात सूर्यवंशी रामलला के ललाट पर आज चमके सूर्य की बात करेंगे। राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है और हर स्तर पर इसे विशेष बनाने की तैयारी चल रही है। इस बार रामनवमी पर रामलला के प्राकट्य होने के बाद सूर्य की किरणें साक्षात उनका अभिषेक करेंगी। कुछ देर पहले इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, जिसके बाद रामलला के सूर्य तिलक का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, जिसमें सूर्यवंशी भगवान राम के ललाट पर सूर्य चमकता दिखा। राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टोमैकेनिक सिस्टम के जरिए सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाया गया। ऑप्टोमैकेनिक सिस्टम में एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस और 3 मंजिल की लंबाई के बराबर पीतल की पाइप लगी है, जिनके इस्तेमाल से रामलला के मस्तक पर 4 मिनट 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में सूर्य की किरणें दिखेंगी। 17 अप्रैल को ठीक 12 बजे इसी तकनीक की मदद से रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसका प्रसारण 100 एलईडी स्क्रीन से पूरी रामनगरी अयोध्या में होगा। अच्छी प्रकार से जब सूर्य का किरण भगवान के इस मस्तक पर वो प्रकाशित होगा तो अपने आप में विलक्षण अद्भुत होगा। और ये सारे दृश्य रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के समय में दिखाई देगा। ये अद्भुत वैज्ञानिकों ने जो किया है बहुत सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है और देखने लायक है कि देख करके लोग आनंदित होंगे कि किस प्रकार से भगवान के लीला में यह सूर्य का किरण और सूर्य का प्रकाश हो रहा है। आईआईटी रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने राम मंदिर के लिए ऑप्टोमैकेनिक सिस्टम को बनाया है, जो कि सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिस्टम में लगे एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस और पीतल की पाइप की मदद से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसीलिए ऑप्टोमैकेनिक सिस्टम में 19 गियर भी लगाए गए हैं, जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे, जिसकी वजह से इसी रामनवमी पर लाखों करोड़ों राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक को देख पाएंगे। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था, जिसकी वजह से उनके कुल देवता सूर्यदेव हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले ट्रायल पूरा हुआ है और इस ट्रायल पूरा और ट्रायल सफल भी हुआ है। 17 अप्रैल को पहली बार रामलला अपने मंदिर में जब से विराजे हैं तो उनका उत्सव, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में तैयारियां हो रही हैं और इसी के तहत सूर्य तिलक करने की तैयारी, जिसके विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मंदिर को उसी तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ है, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि रामनवमी पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा। श्री राम के जन्मदिन पर सूर्य की किरणें उनका अभिषेक करें, इसके लिए सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिक लगातार पिछले 10 दिनों से मशक्कत कर रहे हैं और लगातार ट्रायल के बाद अब ट्रायल पूरा हो गया है और अब ये संभावना प्रबल हो गई है कि राम जन्म के समय उनके ललाट पर सूर्य की किरणें उनका अभिषेक करेंगी। और इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो फिजिक्स के उस नियम पर आधारित है जो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती हैं। यानी इसके लिए 3 अलग अलग आईने लगाए जाएंगे और उनसे सूर्य की किरणों को डाइवर्ट किया जाएगा और फिर उनको समायोजित कर एक लेंस के जरिए सीधे तौर पर रामलला के ललाट पर गिराया जाएगा। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो भक्त भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामनवमी यानी कि भगवान राम के जन्म पर करीब 50 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से राम मंदिर के साथ पूरे परिसर को सजाया जाना है, जिसमें गर्भगृह के अलावा
रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुड़ी मंडप, प्रार्थना मंडप के साथ साथ कीर्तन मंडप भी फूलों से सजाया जाएगा और इसके लिए देसी विदेशी करीब 20 किस्म के फूल जिनका इस्तेमाल किया जाना है। राम मंदिर परिसर को सजाने के लिए फूलों को बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाया जा रहा है और राम मंदिर के साथ ही कनक भवन और हनुमानगढ़ी भी फूलों से सुसज्जित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैत्र नवरात्र की, जिसका आज चौथा दिन है। आज लोगों ने घरों और मंदिरों में देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी दुर्गा के इस चौथे स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। शक्ति उपासना के चौथे दिन आज मंदिरों में कैसी रही रौनक, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देवी दुर्गा के दरबार में लगी भक्तों की कतार। कोई दोनों हाथ उठाकर लगा रहा है जयकारा, कोई हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर कर रहा है मां को प्रणाम। आस्था और भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हैं। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। सुबह सबसे पहले माता का श्रृंगार हुआ, फिर उन्हें फल, मिठाई और मालपुए का भोग लगाया गया। इसके बाद देवी मां की आरती की गई। शक्ति का ये स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। देवी कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी कुष्मांडा की महिमा का बखान देवी भागवत पुराण में भी किया गया है, जिसके मुताबिक देवी दुर्गा के इस चौथे स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए मां का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जगत जननी जगदम्बा मां झंडे वाली का आज का जो चतुर्थ स्वरूप है, आवाहन पूजन मां कुष्मांडा के रूप में किया गया है। आज के दिन का महत्व बड़ा ही वो महत्वपूर्ण है। जब संसार में अंधकार ही अंधकार था, तब इस चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा के रूप में मां ने इस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और संसार की सृष्टि को की। इसलिए इनको कुष्मांडा, इनके ईसत हंसी मुस्कान से ही सारा संसार जो है लौकिक हुआ। इसलिए इनको आज के दिन की जो शक्ति और भक्ति के रूप में है, कुष्मांडा के नाम से इनका आवाहन, पूजन और श्रृंगार किया गया है। शक्ति उपासना का ये पर्व देश भर के मंदिरों में हर रोज यूं ही बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे दिल्ली का प्राचीन झंडेवालान मंदिर हो या कालकाजी मंदिर या फिर छतरपुर मंदिर, यहाँ आने वाले भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी हाथ जोड़कर मां से आशीर्वाद मांगते दिखाई दिए। किसी ने रोजगार में तरक्की की प्रार्थना की, किसी ने परिवार की सुख शांति के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई और किसी ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है, लेकिन ऐसे में देवी मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं चौक स्थित बड़ी काली जी का मंदिर है और अपनी मनोकामना की चुनरी लोग यहाँ पर मानते हैं, मन की कामना पूरी होती है, उसके बाद फिर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं और भक्त आ रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी काली जी के मंदिर में जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यही सिलसिला चल रहा है 9 दिनों तक। लगातार उत्साह, उल्लास और
उत्सव का ये माहौल रहेगा और माँ की पूजा अर्चना भक्त करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में मौजूद हूँ और इसे दिल्ली का सबसे प्राचीन और सिद्ध मंदिर कहा जाता है। यहाँ आम दिनों में भी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं और अभी नवरात्रे हैं तो उनकी जो संख्या है वो दोगुनी हो गई है। सुबह से ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले होते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सभी तरह की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। माँ का भव्य श्रृंगार भी अभी आप देख रहे होंगे। रोजाना हर दिन के हिसाब से माँ का श्रृंगार होता है। हर दिन अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, इसलिए आप श्रृंगार देखेंगे गुलाबी रंग का श्रृंगार किया गया है जिसमें गुलाबी पुष्पों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो माँ को चुन्नी उड़ाई गई है वो भी भव्य और बेहद खूबसूरत है। दिल्ली और लखनऊ जैसा ही आस्था का सैलाब मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी देखने को मिला। वैसे तो मां के इस दरबार में साल भर भक्तों की रौनक बनी रहती है, लेकिन मौका नवरात्रि का हो तो यहाँ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग दर्शन और पूजन के लिए पहुँचते हैं। नवरात्रि के मौके पर मां मुंबा देवी का होने वाला श्रृंगार और मंदिर की सजावट भी बहुत खास होती है। इस मंदिर में रेगुलर ही 6 बार आरती होती है। आरती का जो समय है वो सुबह 5:30 का है, उसके बाद 8:30 बजे की आरती होती है, फिर 12 बजे की आरती होती है, फिर 3 बजे की होती है, फिर 6:30 बजे की होती है, उसके बाद 9, 9:30 बजे की आरती होती है, फिर मंदिर को बंद करा जाता है। लेकिन जिस तरीके से नवरात्र है ये मंदिर 11 बजे तक खुला रहता है। देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से मैया को सजाया गया है और स्पेशली जब नवरात्रि का ये पर्व चल रहा हो तब तो बात कुछ और ही है। जैसे जैसे चैत्र नवरात्रि का ये कारवां आगे बढ़ रहा है, देश के ज्यादातर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए मंदिरों की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के देवी मां के दर्शन हो सके। लखनऊ से शिल्पी सेन, दिल्ली से नीतू झा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और कल देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला। स्कंद माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर सुशोभित हैं और इसीलिए इनको पद्मासन देवी भी कहा जाता है। आइए जानते पंडित शैलेंद्र पांडे से कि मां के इस स्वरूप की पूजा का विधि विधान क्या है, किन चीजों से मां को भोग लगाया जाए। नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का माना जाता है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता के साथ यानी आसानी के साथ हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से आपको कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और स्कंद माता को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। तो स्कंद माता को विशेष भोग कौन सा लगाएंगे और कौन सा प्रसाद ग्रहण करेंगे? स्कंद माता को केले का भोग लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। केले का भोग स्कंद माता को लगाइए और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी।
आस्था और भक्ति के बाद अब आपको सेना के शौर्य की तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय सेना देश की सरहदों की रखवाली के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे पाकिस्तान से लगती सीमा हो या फिर चीन से लगी हुई सीमा। हिंदुस्तान की सेना दुश्मन की हर साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए सेना वक्त वक्त पर अभ्यास करती रहती है। ऐसा ही एक अभ्यास सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया गया। भारतीय सेना ने इस बार अपने पराक्रम का परिचय जल, जंगल और जमीन के बजाय 17,000 फीट की ऊंचाई पर दिया है, जिसका प्रमाण है ये तस्वीरें। मजबूत इरादों और चट्टानी हौसलों वाली ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम से आई हैं, जहां भारतीय सेना ने हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया। एक के बाद एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें अलग अलग प्लेटफॉर्म से दागी गई और सभी मिसाइलें टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सफल रही। पूर्वोत्तर के इस राज्य की सीमा चीन से लगती है। खास बात यह है कि ये एक्सरसाइज भी चीन सीमा के एकदम पास की गई, यानी सामरिक नजरिए से ये अभ्यास सेना के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी कि जो आजकल टैंक्स हम लोग का वॉरफेयर देख रहे हैं, लद्दाख की तरफ भी, सिक्किम की तरफ भी, डोकलाम भी है, नाथुला पास भी है, तो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है चीन बॉर्डर के साथ, तो वहां पे टैंक वॉरफेयर जब वहां पे हम लोग के आमने के सामने की लड़ाई होती है, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट होता है, जहां पे इन्फेंट्री बटालियंस को ये बटालियन सपोर्ट वेपन्स की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इन्फेंट्री बटालियन का एटीजीएम रहता है, तो इसका कारगर रेंज इसका चेक करना है और इस तरह से उसको तरीके से उसको फायर करना, उसका युद्ध अभ्यास करके उसको प्रैक्टिस करने में हम लोग की रक्षा बहुत उससे बढ़ जाती है। त्रिशक्ति कोर ने युद्धाभ्यास का जो वीडियो जारी किया, उसमें एटीजीएम टुकड़ियों को बख्तरबंद खतरों को बेअसर करते देखा जा सकता है। दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में मिशन में सफलता पाने के मकसद से किए गए अभ्यास में पूर्वी कमान की मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट ने भाग लिया, जिन्होंने अभ्यास के दौरान एक मिसाइल, एक टैंक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सेना की ओर से जारी बयान में भी अभ्यास की सफलता की जानकारी दी गई। इस एटीजीएम फायरिंग अभ्यास के दौरान टुकड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने पर भी पूरा जोर दिया गया, जिसे अभ्यास की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। चीन सरहद के नजदीक सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की लाइव फायरिंग का अभ्यास अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना है। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में टैंक की लड़ाई में दुश्मन के खिलाफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल और दूसरे जो हथियार हैं उनकी फायरिंग अलग अलग लोकेशन पर करना और इस बात को पुख्ता करना कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं चीन और पाकिस्तान दोनों सरहद पर, खासतौर से चीन सरहद पर, उसमें अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना। वैसे तो भारतीय सेना के तर्कस में एक से बढ़कर एक घातक हथियार है, लेकिन ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपने आप में बेजोड़ है, क्योंकि इसे जमीन पर स्टैंड लगाकर या बीएमपी गाड़ियों से लॉन्च किया जा सकता है। सेना की ये मिसाइल महज 19 सेकंड में 4 किलोमीटर की दूरी पूरी करती है, जिसके चलते दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का मौका नहीं मिल पाता, यानी दागे जाने के बाद ये अपने लक्ष्य को तबाह करके ही दम लेती है। एटीजीएम का जो बहुत जरूरत इसलिए हो जाता है क्योंकि जब टैंक आ रहा है उसको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एटीजीएम यूज किया जाता है। ये शूट एंड स्कूट प्रिंसिपल इसका रहता है, बहुत तेजी से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सरप्राइज फैक्टर इसका बड़ा रहता है और साथ ही साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चैनलाइज करने के लिए टैंक्स को किलिंग ग्राउंड के अंदर भी। और अगर हम लोग पहाड़ों में देखें तो पहाड़ों में जो भी एंट्रीज हैं, जहां पे पास है, जहां से टैंक आ सकते हैं, उसके पहले ही कैमोफ्लेज करके एक नेस्ट के तौर पर अगर एटीजीएम को हम लोग वहां पे छुपा के रखें, आड़ में रखें, तो जो भी टैंक वहां पे आ रहा है उसको अगर हम बर्बाद कर दें तो वहां से और भी टैंक अंदर वहां से आ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया को भी हम लोग पूरा उसके चैनल्स को हम लोग उसको बर्बाद कर सकते हैं। देश के पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर इसकी तैनाती होते ही न सिर्फ सरहदों की सुरक्षा और मजबूत होगी, बल्कि सेना की ताकत में भी काफी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात IIT कानपुर के एक नए इनोवेशन की, जिससे दिमाग से जुड़ी समस्याएं जैसे डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी कि तनाव का लेवल घर बैठे पता
चल जाएगा। इससे कोई पीड़ित है या फिर नहीं, ये जानने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या फिर MRI कराने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि MRI स्कैन की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट से भी व्यक्ति बच जाएगा। हालांकि एहतियात बरती जाए तो कम ही लोगों को MRI स्कैन से नुकसान पहुंचता है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई की वजह से जी घबराना, सिर दर्द होना, जलन या फिर इन्फेक्शन जैसी कई शिकायतें होती हैं। कुछ लोग एलर्जी की भी शिकायत करते हैं। IIT कानपुर के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिससे शुरुआत में ही अवसाद या एंजाइटी लेवल के बारे में पता करने के लिए मनोचिकित्सक की व्यक्तिगत परामर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वॉइस यानी कि आवाज के सैंपल से ही ये मुमकिन हो पाएगा। IIT कानपुर के सहयोग से काम करने वाले स्टार्टअप मनोवेम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जो कि आवाज सुनकर ही किसी व्यक्ति के अवसाद या तनाव के बारे में बता सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मोबाइल पर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उस ऐप को डाउनलोड करना होगा। फिर इस ऐप पर 60 सेकंड की आवाज को ऑनलाइन रिकॉर्ड करना होगा। फिर व्यक्ति की आवाज, टोन, शब्दों के बीच के अंतर और आवाज की गति के माध्यम से अवसाद और तनाव के स्तर की जांच की जाएगी। AI पावर्ड वॉइस लैब में आवाज रिकॉर्ड होने के महज कुछ सेकंड में परिणाम भी सामने आ जाएंगे। यानी कि कुछ ही देर के अंदर डिप्रेशन या फिर एंजाइटी लेवल का पता चल जाएगा। किसी भी व्यक्ति की आवाज की कंडीशन की एनालिसिस करने के बाद अवसाद या तनाव से जुड़ी समस्या के नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट या हाइपर होने के बारे में भी पता चल जाएगा। AI पावर्ड ऐप से होने वाली इस जांच के लिए मात्र ₹1 का चार्ज दिया जाएगा। यानी कि आपने मोबाइल पर 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ₹30 चुकाने होंगे। यानी कि MRI करवाने में आने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। 7 से 10 हजार रुपए आप MRI पर खर्च करते हैं, उसके मुकाबले काफी सस्ता होगा। ऐप की वजह से मरीज को MRI करवाने के लिए पैथोलॉजी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे उनकी देखरेख कर रहे तीमारदारों को भी परेशानी होती है, जो कि अब नहीं होगी। घर बैठे बैठे इस IIT कानपुर के ऐप का इस्तेमाल आसानी से हो जाएगा। IIT कानपुर का ये हेल्थ ऐप ऐसे समय में सामने आया है जब भारत में डिप्रेशन की समस्या एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हाल में हुए कुछ सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि भारत की करीब 14% आबादी अब अवसाद की वजह से पीड़ित है। यानी कि हर 7 में से करीब 1 भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे मन को प्रभावित करती है। अवसाद की वजह से लोगों में उदासी, निराशा, थकान, चिंता हर वक्त रहती है। समस्या गंभीर भी हो जाती है तो कई बार पीड़ित खुदकुशी तक का कदम उठा लेता है। भारत में डिप्रेशन के बढ़ने की वजह जागरूकता की कमी भी है। समाज की वजह से भारतीय अवसाद को एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या के तौर पर नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो समय रहते इलाज भी नहीं करवाते हैं। ऐसे में IIT कानपुर के इस सॉफ्टवेयर की वजह से डिप्रेशन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग समय रहते इसका इलाज करवा पाएंगे। 1 महीने के अंदर इस ऐप के बाजार में आने की उम्मीद भी है। हम मानसिक अवसाद के लिए एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगा और इसका चार्ज मात्र ₹1 पर डे पर सब्सक्रिप्शन है। हम इससे आपकी आवाज़ से हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि IIT कानपुर में डेवलप किया गया है उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं आपकी एंजाइटी लेवल और आपकी डिप्रेशन लेवल क्या है। और इसमें और भी डिफरेंट डिजीज के बारे में पता लगता है, उसके बारे में अनुसंधान जो है चल रहा है। और हमने इसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IIT कानपुर की और STPI मेडटेक इन लोगों की जो सहयोग है हमारे को इसके लिए, और हम इसको 4 हफ्ते के अंदर मार्केट में लॉन्च करेंगे। होनी चाहिए अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।